अरे वाह, महाराज बंटी चीता ने सही बोला था। यहाँ के जानवर तो सच में ही बहुत मोटे ताजे हैं। चलकर इनका शिकार करता हूँ। यह बोलकर बाघ मानव जाकर खड़े जानवरों पर हमला कर उन्हें मार डालता है और उनका शिकार कर जंगल में आगे बढ़ता है। मेरा तो आज का काम हो गया। अब महाराज के लिए कोई शिकार लेकर चलता हूँ। उधर इस जंगल के राजा वीरू के पास एक गोरिल्ला पहुँचता है। महाराज जल्दी से चलो मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। अरे गोरिल्ला, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। महाराज अभी बताने का समय नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो। बाघ मानव एक भेड़ को मारकर उसे लेकर अपने जंगल जा ही रहा था। तभी गोरिल्ला वीरू शेर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। महाराज ये बाघ मानव बंटी चीता का दोस्त है। इसने हमारे जंगल के कई मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। जानता हूँ मैं इसको और इसके महाराज को, लेकिन शायद ये मुझे नहीं जानते कि मुझसे पंगा लेने की क्या सजा है। महाराज ये मुझे जंगल के किनारे से मिला है। पता नहीं इस बक्से को किसने रखा। हाँ भालू, जरा खोलो इसको। तब भालू उस बक्से को खोल देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कोई मेरे दोस्त को कैसे मार सकता है? ये सब उस वीरू शेर का किया धरा है। नहीं छोड़ूंगा उसे, मिटा कर रख दूंगा उसका नामो निशान। बंटी चीता गुस्से से गुर्राता हुआ एक पंडित पर जाकर कूद पड़ता है। अरे अरे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ओए पंडित, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो किसी के पास ना हो। ऐसा शरीर जिसके आगे कोई ना टिक पाए। मुझे एक विशाल शरीर चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो चीता, मैं तुम्हें विशाल शरीर वाले चीता में बदल दूंगा, लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे। नहीं चाहिए मुझे अपना असली रूप, मुझे सिर्फ बदला चाहिए, सिर्फ बदला। तब पंडित चीता को एक विशाल चीता में बदल देता है और वो खूंखार चीता बन जाता है और बदले की आग में सीधा वीरू के जंगल पहुंचकर उसके जंगल के जानवरों को मारने लगता है। वो चंद ही मिनटों में जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालता है। तभी वहाँ पर भागता हुआ वीरू शेर आ पहुँचता है। रुक जाओ बंटी चीता, रुक जाओ। मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त का बदला लेने आए हो, लेकिन तुम्हें अगर बदला ही लेना है तो मेरे जंगल के जानवरों को छोड़ दो और मुझे मार डालो। तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चीता ये बोल ही रहा था कि तभी ऊंची पहाड़ी से जानवर चीता के सर पर बड़ा सा पत्थर फेंक देते हैं। जब वो चीता के सर पर आकर लगता है तो चीता बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ऊपर खड़े जानवर उस पर एक के बाद एक पत्थर बरसाते हैं, जिनमें दबकर वो वहीं मर जाता है। दरअसल ये भी वीरू शेर का ही एक प्लान था। जब चीता वीरू के जंगल आकर जानवरों को मार रहा था, तब वीरू ने उसे देख लिया था। यह तो बंटी चीता है, ये जरूर अपना बदला लेने आया है। हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो महाराज अब हम क्या करेंगे? मैं इसे अपनी बातों में उलझाकर पहाड़ी के नीचे ले जाता हूँ और तुम इसके ऊपर पत्थर बरसा देना। यही इसे मारने का एक सही तरीका है। तो इस तरह से वीरू ने होशियारी से काम लेकर इतने बड़े विशाल चीता को भी मार डाला। तो इससे पता चलता है कि बड़ा शरीर और ताकत ही मायने नहीं रखता। अगर मुसीबत में आप होशियारी से काम लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। महाराज महाराज, वो फिर से लौट आए हैं। हमें बचा लीजिए महाराज, वो हम सबको मार डालेंगे। अरे भालू, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो, बताओ मुझे। रघु शेर ये बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रंगीन पंखों वाले बाघ उतरते हैं, जिन्हें देख रघु घबरा जाता है। रघु, हमारी बात तुम्हें याद तो होगी ही ना, या कहीं फिर भूल गए? इस बार हम खाली वापस नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारा बेटा आज हर हाल में लेकर जाना है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तुम मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जाओगे। आखिर पंखों वाले रंगीन बाघ रघु के बेटे को क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हैं? आखिर क्या खास है रघु के बेटे में? चलिए देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले रघु शेर अपनी पत्नी रुमझुम के साथ रहता था। रुमझुम गर्भवती थी। दोनों अपने आने वाली संतान के बारे में सोचकर बहुत खुश थे और वो दिन भी आ ही गया जब रुमझुम ने एक सफेद शेर को जन्म दिया। अपने बेटे को देख रघु खुशी से फूला नहीं समाता और वो इसी खुशी में जंगल के बहुत से जानवरों को अपनी गुफा पर दावत के लिए आमंत्रित करता है। सभी जानवर रघु और रुमझुम खुशी में मग्न थे। लेकिन तभी रघु की गुफा पर कुछ पंखों वाले रंगीन बाघ उतरते हैं और कहते हैं, बधाई हो रघु महाराज, आपके जैसा बेटा लाखों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक है। तुम सब कौन हो और कहां से आए हो? हम आसमानी दुनिया से आए हैं। हमारे महाराज भीमा ने तुम्हारे बेटे का पूरा भविष्य देख लिया है। तुम्हारे बेटे के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं। हम तुम्हारे बेटे को 5 साल बाद अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। तब तक तुम अपने बेटे के साथ खूब लाड लड़ाओ और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो हम तुम्हारा ये जंगल शमशान बना देंगे। ऐसे बोलकर वो सब चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता रघु, हम अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ। तब रघु पंडित जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। हाँ रघु, वो सही बोलकर गए हैं। तुम्हारे बेटे के अंदर 5 साल बाद ऐसी शक्तियाँ आएंगी जो किसी के पास नहीं है और वो 5 साल बाद अमावस्या की काली रात को तुम्हारे बेटे को मारकर उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर वो ऐसी ताकत बनेंगे कि पूरी दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और वो तुम्हारे बेटे को एक दिन जरूर लेकर जाएंगे। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है रघु के बेटे की सच्चाई और आज रंगीन बाघ रघु के बेटे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं और रघु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अब रघु बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहाँ पर आसमान से एक रंगीन चीता उतरता है। रघु, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। तुम्हारे जंगल से थोड़ी दूर पर जो दूसरा जंगल है वहाँ पर एक जादुई सीढ़ी घर है। उसके अंदर जाकर जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये सुनते ही रघु तेजी से भागता हुआ उसी जंगल में चला जाता है और वो जादुई सीढ़ी घर तक पहुँच जाता है और सीधा उसके अंदर चला जाता है। हे जादुई सीढ़ी घर, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। वो मेरे बेटे को अपनी दुनिया में उठा ले गए। कल अमावस्या की रात है, वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरी मदद करो, मैं किसी भी तरह हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर रंगीन शेरों की सेना अपने पंख फैलाए खड़ी थी और रघु को भी जादुई पंख लग गए थे। ये देख रघु बहुत खुश हो गया और वो पंखों वाली सेना को लेकर उनकी जादुई दुनिया में निकल पड़ता है। आज इस रघु के बेटे का हमारे पास आखिरी दिन है। कल अमावस्या की रात को हम इसे मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे और फिर हमारी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। भीमा बाघ ये बोल ही रहा था कि तभी रघु अपनी सेना के साथ उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। भीमा, तूने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। अब तू और तेरी सेना जिंदा नहीं बचेगी। तब रघु शेर और उसकी सेना भीमा की सेना पर टूट पड़ते हैं। दोनों में जोरों की लड़ाई होती है। रघु की जादुई सेना के सामने भीमा की सेना कमजोर पड़ जाती है। भीमा की सेना रघु की सेना के सामने घुटने टेक देती है और रघु अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने जंगल आ जाता है। रघु की पत्नी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और वो फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।